हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि है लाइन। ठीक है, लाइन क्या होता है? यूजुअली एक तरीके का फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि साइन किया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, जिसको वो लोन जिसके लिए बकाया होता है, और समटाइम जो डेब्टर हैं वो अग्री हो जाते हैं उस अमाउंट ड्यू को देने के लिए। तो बेसिकली लाइन एक तरीके का राइट है किसी पर्सन का टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स ऑफ अनदर पर्सन, जिससे कि वो रोक के रख सकता है पोजेशन ऑफ गुड्स को किसी दूसरे पर्सन की। ठीक है, सो लॉन्ग एज सम क्लेम, और जो कुछ क्लेम होता है अपॉन दैट पर्सन, जब वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं करता उस चीज़ को, उसके मतलब गुड्स के रिगार्डिंग जो भी उसने लोन लिया है, पैसा ले रखा है, अगर वो उसको नहीं दे पाता या कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है, तो सिचुएशन में लाइन एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिससे कि वो पर्सन उसकी पोजेशन आ जाती है गुड्स को अपने पास रोक के रखने की। ठीक है, तो लाइन एक तरीके से लॉफुल मोड है ऑफ पुटिंग प्रेशर अपॉन अ पर्सन। ये एक तरीके से क्या कहते हैं, आपका पुटिंग मोड है, लॉफुल मोड है, जिससे कि वो प्रेशर डाल सकता है दूसरे पर्सन पे, जिससे वो आगे के स्टेप्स ले सके सेटिस्फाई करने के लिए क्लेम्स ऑफ पोजेसर ऑफ हिज गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, अ लाइन इज यूजुअली अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टी टू whom मनी इज owed, ठीक है, एंड समटाइम्स बाय द डेटर हु अग्रीज टू द अमाउंट ड्यू। अ लाइन कैरीज विद इट द राइट टू सेल प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ नेसेसरी टू ऑब्टेन द मनी। ठीक है, अ मॉर्टगेज और डीड, मतलब एक तरीके से गिरवी रखना, मॉर्टगेज और डीड ऑफ ट्रस्ट इज अ फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब गिरवी रखना है या फिर जो डीड होती है ट्रस्ट की, वो एक तरीके से रूप है आपके लाइन का। ठीक है, देयर आर न्यूमेरियस टाइप्स ऑफ लाइन, मतलब बहुत सारे न्यूमेरियस टाइप के लाइन होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके मैकेनिक्स लाइन against the real property upon which a workman, contractor or supplier has provided work or materials. An attorney's line for fees to be paid from funds recovered by his or her effort. इस तरीके से, ठीक है, ये होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, when someone, जब कोई पर्सन टेक्स आउट आ साइजेबल लोन, कोई लोन लेता है, साइजेबल लोन लेता है, सच एज आ होम मोर्टगेज, जैसे कि उसने मकान पर लोन ले लिया, मकान को गिरवी रख दिया, और कोई भी ऑटो लोन और एन ऑटो लोन, द लेंडर ऑफन रिक्वायर्स एन एसेट्स, तो उसमें जो लेंडर होता है उसको ज़रूरत होती है किसी एसेट्स की। ठीक है, देन कैन बी हेल्ड एज कोलेट्रल, जो कि एक तरीके से हेल्ड किया जाता है एज कोलेट्रल अगेंस्ट द लोन। ठीक है, वंस द लोन इज रिपेड इन फुल, जब ये लोन रिपेड हो जाता है फुल में, वंस द लोन रिपेड इन फुल, द कोलेट्रल एसेट इज रिटर्न टू द बोरोअर एंड द लाइन डिजॉल्व, मतलब एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से कागजात हैं जिसपे सारा कुछ मेंशन होता है। ये एक तरीके से राइट है उस पर्सन का जिसपे पोजेशन होती है गुड्स की। ठीक है, जैसे कोई मैं हूँ, मुझे किसी से लोन लेना है, तो मैं क्या करूँगी, मतलब रिटिन में मुझे किसी से लोन लेना है, तो वो पर्सन क्या करेगा, रिटिन में एक तरीके से लॉफुल मोड पे लाइन ले लेगा, एक डॉक्यूमेंट ले लेगा जो कि साइन करूँगी मैं, जिससे कि उस पर टर्म्स कंडीशन जो भी होगा मेंशन होगा कि अगर, मतलब एक तरीके से जब तक मैं लोन पेमेंट नहीं करूँगी तब तक उस पर पोजेशन रहेगी, ऐसा कुछ सर्टेन डिमांड्स होती हैं, कुछ क्लॉजेस होते हैं, वो होता है आपका लाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो टॉपिक था लाइन। अब उसके बाद में हम एक डिफरेंस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड लाइन के, मतलब प्लेज में और लाइन में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए डिफरेंस को देखते हैं। इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया है। फर्स्ट में आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर आपका प्लेस, देन आपका लाइन। ठीक है, अब पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है क्रिएशन ऑफ राइट। ये क्या बोलता है, इन अ प्लेस गुड्स आर बेल्ड
एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस। मतलब गिरवी में क्या होता है, गुड्स जो माल होता है वो बेल्ड होते हैं एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट। मतलब उसमें क्या है, मैंने अपना कुछ सामान रख दिया गिरवी, जैसे अपने जेवर रख दिए या अपना बाइक, कार, मोटर कार, कुछ भी रख दिया एज अ सिक्योरिटी। अगर मैं कोई लोन ले रही हूँ या एज अ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, तो वो कहलाता है आपका प्लेज। लेकिन लाइन में क्या होता है, इसमें देयर इज नो वेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी। ये इसमें कोई भी बेलमेंट नहीं होता गुड्स का एज अ सिक्योरिटी। इट इज ओनली अ क्रिएशन ऑफ अ राइट टू पोजेशन इन द हैंड्स ऑफ द बेली। इट इज अ मेरे राइट ऑफ रिटेनर। मतलब ये क्या है, एक तरीके से ये सिर्फ क्रिएशन है राइट टू पोजेशन करने का इन हैंड्स ऑफ बेली। लेकिन ये क्या है, मात्र एक राइट है ऑफ रिटेनर के, वो उस सामान को रोक कर रखे। इसमें कोई भी गुड्स को एज ए सिक्योरिटी नहीं रखते, जस्ट एक तरीके का एक मतलब बोलें तो एक तरीके से ये राइट है पर्सन का कि जिससे वो रिटेन कर सकता है पोजेशन ऑफ गुड्स को अनदर पर्सन की। एक तरीके से ये आपका राइट है, जो बेली का राइट है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है राइट टू सेल, ठीक है। प्लेज में इट गिव्स अ राइट टू सेल। मतलब गिरवी रखी हुई चीज़ जब डूब गई, तब मैंने कोई चीज़ गिरवी रखी और मैं उसका भुगतान नहीं कर पाई या पैसा चुका नहीं पाई, तो सिचुएशन में क्या होगा, उस पर्सन को राइट होगा कि वो मेरे माल को सेल कर सके, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड लाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट गिव्स नो राइट टू सेल, ये कोई राइट नहीं देता सेल करने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोजेशन। पोजेशन में क्या होगा, प्लेज में क्या होगा, इट क्रिएट्स अ राइट ऑफ सिक्योरिटी। ये एक तरीके से अधिकार देता है सिक्योरिटी का। प्लेज ऑफ गुड्स के सामान का मतलब जो माल है उसकी गिरवी रखना। इज नॉट लॉस्ट बाय रिटर्न ऑफ गुड्स टू द ओनर और बाय लॉस ऑफ पोजेशन, ठीक है। दूसरी तरफ लाइन इज लॉस्ट बाय लॉस्ट ऑफ पोजेशन। लाइन क्या है, लॉस्ट है बाय लॉस ऑफ पोजेशन, ठीक है। फिर एक और आता है ओरिजिन। प्लेज कहाँ से क्रिएटेड होता है, प्लेज क्रिएटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट से जो पार्टीज के बिटवीन हो रहे हैं। लेकिन लाइन क्या होता है, ये क्रिएटेड बाय लॉ होता है और एक तरीके से एक्सप्रेस है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तो था डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड लाइन। अब स्टूडेंट अब एक डिफरेंस और करते हैं, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। हमने ये दो टर्म के बारे में सुना है, तो इन दोनों के बीच भी हम एक डिफरेंस कर लेते हैं, देन आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या हुआ, पर्पस क्या होता है प्लेज का होता है कि ये बेलमेंट ऑफ गुड्स है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि आपका रिपेमेंट ऑफ अ डेब्ट हो गया या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी। दूसरी तरफ बेलमेंट क्या है, बेलमेंट इज फॉर पर्पस ऑफ एनी काइंड, ये किसी भी प्रकार का पर्पस हो सकता है, ठीक है। फिर सेकंड हो गया राइट टू यूज। प्लेज में क्या है, पाउनी कैन नॉट यूज द गुड प्लेज। पाउनी जो है उस जो गुड्स है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बेलमेंट में क्या है, बेली कैन यूज द गुड्स एज पर टर्म्स ऑफ बेलमेंट, ठीक है। बेली यूज इस्तेमाल कर सकता है गुड्स को एज पर टर्म्स ऑफ बेलमेंट। फिर नेक्स्ट है राइट टू सेल। पाउनी कैन सेल द गुड्स, पाउनी जो है सेल कर सकता है गुड्स को, प्लेज जो गिरवी रखे हुए हैं, आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पाउनर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द पाउनर। मतलब जब वो नोटिस भेज देता है कि ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं, अगर तुमने अपना पेमेंट नहीं किया सिचुएशन में, तो इस तरीके से जब डिफॉल्टर होता है तो नोटिस भेजने के बाद वो उसको सेल कर सकता है। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, बेली कैन आइदर रिटेन द गुड्स और शू द बेलर फॉर हिज ड्यूज। इसमें क्या होता है, बेली रिटेन कर सकता है गुड्स को और अगेंस्ट बेलर के केस भी फाइल कर सकता है, यानी कि शू भी कर सकता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या होगा, इन केस ऑफ प्लेज के केस में क्या होता है, पाउनी अक्वायर करता है एक स्पेशल प्रॉपर्टी, जो भी गुड्स बेल्ड हो रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टी और ओनरशिप जो रिमेनिंग विद होती है पाउनर के, और ये स्पेशल प्रॉपर्टी का राइट है, राइट टू पोजेशन है, जो कपल्ड विद द पावर ऑफ सेल ऑन डिफ़ॉल्ट। मतलब ये उसके साथ आता है कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुई तो उस चीज़ को हम सेल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका बेलमेंट होता है, इसमें क्या होता है, इन द केस ऑफ बेलमेंट में जो बेली होता है
वो सिर्फ पोजेशन पाता है गुड्स की जो बेल्ड हुई है। ओनरशिप जो है वो अभी भी किसके पास रहती है, बेलर के पास रहती है। बेली जो होता है सिर्फ उसको पोजेशन मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना घर जैसे रेंट पे लिया, तो मैं क्या हुई, मैं बेली हुई। तो मैं बेली हुई और जिसका वो घर है वो हुआ बेलर। जैसे सपोज कीजिए मैंने 1 साल का एग्रीमेंट बनाया घर का कि मैं इस महीने के हिसाब से पैसा आपको पेमेंट करूँगी, ये है, और 11 मंथ का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ मैंने एज अ सिक्योरिटी को उसको पैसा पेमेंट किया जो मेरा ओनर है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, वो 1 साल के लिए जो 11 मंथ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बना हम दोनों के बीच, उसमें क्या हुआ, उसने सिर्फ मेरे को पोजेशन ट्रांसफर की है, ना कि ओनरशिप। मतलब 11 मंथ के लिए वो घर मेरा है, उस घर में मैं रह सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है वो घर हमेशा के लिए मेरा हो गया। जब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, वो घर जो ओनरशिप है वो अभी भी सेलर उसके पास है, ओनर के पास है। तो क्या होगा, जब मेरा 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो फिर मेरी जो पोजेशन है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, वो भी ख़त्म ही हो जाएगी। फिर उस सिचुएशन के लिए अपनी ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे दोबारा से उसी सेम घर में रहना है तो मुझे लीज के लिए, मतलब सॉरी, लेने के लिए क्या है, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, दोबारा से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी जो होती है टेनेंट में और लैंडलॉर्ड के बीच में। ठीक है, तो स्टूडेंट होप सो आज के वीडियो में आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आज के वीडियो तक आपकी जो है आपकी पूरी यूनिट फिनिश हो गई, यूनिट सेकंड। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड पे। यूनिट सेकंड तक के आपके और सारे टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।